आज से कई सौ साल पहले कामुत्कारणी प्रेमवती नाम की एक राजकुमारी थी। उसने खेल खेल में एक ऋषि का अपमान कर दिया था। ऋषि की बढ़ी हुई दाढ़ी और लंबी जटाएं देखकर प्रेमवती ने ऋषि की पत्नी से मजाक करते हुए कहा था, तुम इनके साथ संभोग कैसे कर लेती हो? तुम्हें गिन नहीं आती? तब ऋषि की पत्नी ने उससे कहा, हमारा संबंध संभोग से कहीं ऊपर उठ चुका है। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम के बंधन से जुड़े हुए हैं और उससे भी अधिक एक दूसरे के साथ एक आध्यात्मिक बंधन में बंधे हुए हैं। ये बात सुनकर प्रेमवती जोरों से हंसने लगी और दोनों का उपहास उड़ाते हुए कहा, यह प्रेम बिना शारीरिक संबंध के होता ही कैसा है? सिर्फ एक मानसिक रोग। असली सुख तो संभोग से ही तो प्राप्त होता है। यह सुनकर ऋषि ने प्रेमवती को समझाने का प्रयत्न किया, बिना प्रेम के शारीरिक संबंध को अनुभव करना तुम्हें वो सुख कभी नहीं दे पाएगा जो बिना शारीरिक संबंध के भी प्रेम संबंध देता है। इस बात पर प्रेमवती बहुत अधिक जोरों से हंसने लगी और उसने कहा, अरे बुड्ढे, अपने शरीर से कुछ हो नहीं पाता, इसलिए यह प्रेम और आध्यात्मिक संबंध वगैरह का नाम लेकर तुम अपनी पत्नी को धोखे में रख सकते हो, लेकिन किसी और को नहीं। और तुम ऋषि पत्नी, अगर तुम्हें शारीरिक सुख क्या है यह समझना है तो आ जाना मेरे पास। तुम्हारे लिए तो मेरे 2 द्वारपाल ही काफी होंगे। यह सुनकर ऋषि तिलमिला उठे और अपने आसन से उठकर प्रेमवती को श्राप दे दिया। बड़ा शारीरिक संबंध का ज्ञान लिए फिरती हो ना, और प्रेम और आध्यात्मिकता को संभोग के सामने गौण समझती हो ना। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम संभोग की देवी बनकर घूमती रहोगी। तुम चाहे जितनी भी शारीरिक प्यास बुझा लो, तुम्हारी संभोग की तृष्णा तृप्त नहीं होगी। तुम्हें हर वक्त सिर्फ संभोग प्राप्त होगा, प्रेम नहीं। लेकिन जीवन में एक बार तुम्हें सच्चा प्रेम जरूर होगा, लेकिन वो प्रेम भी तुम्हें फलित नहीं होगा। इस तरह सैकड़ों साल तक संभोग की तलाश में कामोत्तेजना बांटती हुई दर दर भटकती फिरोगी, जब तक कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर देता, तब तक। ऋषि के श्राप के शब्द सैकड़ों सालों के बाद भी कामुत्कारणी के कान में गूंज रहे थे। उसे वो सब कुछ याद आ गया कि किस तरह ऋषि के श्राप के कारण वो अपने पिता और सगे भाई पर ही आकर्षित होकर उनके साथ गलत हरकत करने के प्रयत्न के कारण अपने ही घर से बाहर निकाली गई। कुछ ही समय में सभी लोगों के धिक्कार के पात्र बन गई और किस तरह एक महान तांत्रिक के काम वासना को तृप्त करते हुए उसके पास से काली शक्तियां सीखने लगी और किस तरह वो प्रेमवती से कामुत्कारणी के रूप में परिवर्तित हो गई। अपने भूतकाल को अपनी नजरों के सामने से एक बार फिर से गुजरते देख कामुत्कारणी की आंखों में पानी आ गए। कामुत्कारणी ने तांत्रिक से सीखे हुए शक्तियों का और ऋषि के श्राप को अपना हथियार बनाकर उसे अपने कामोत्तेजक शक्ति का प्रयोग करके सिद्धार्थ के शरीर में इतनी कामोत्तेजना बढ़ा दी थी कि सिद्धार्थ ने अपने कमरे का दरवाजा बंद करके गौरी के कपड़ों को अपने साथ लेकर अपने कमरे का दरवाजा बंद करके खुद को शांत करने का प्रयत्न किया। लेकिन खुद को शांत करने का प्रयत्न भी सिद्धार्थ को सफल नहीं हुआ। सिद्धार्थ के अंतर में जगी हुई काम उत्तेजना की चिंगारी अब ज्योत की तरह बड़ी हो गई थी। सिद्धार्थ उसे जितना भी शांत करने की कोशिश करता, वो जरूरत और बड़ी होती गई और अब आग का स्वरूप धर चुकी थी। सिद्धार्थ को खुद से ही डर लगने लगा था कि वो कुछ ऐसा न कर बैठे जो उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए उसने अपने आप को अपने कमरे में बंद करके रखा। वो अपने कमरे में यहां वहां पर चलकर खुद को थका रहा था, लेकिन ये भी काम नहीं आ रहा था। सिद्धार्थ रह रहकर संभोग के विषय में ही सोच रहा था। उसे चारों तरफ सिर्फ सुंदरियां दिख रही थी। उन सुंदरियों के सुंदर अधरों की, वक्षस्थल की, कमर की और जांघों की कल्पना करके सिद्धार्थ अपने दांतों के बीच अपने होठों को पीस रहा था। उसे एक बार मन में आया कि गौरी को किसी तरह और उसके साथ फिर से मिलन का आनंद उठाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब तक वो संभोग नहीं करेगा तब तक उसकी कामाग्नि शांत नहीं होगी। उसने गौरी को बुलाने के उद्देश्य में बाहर निकला, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे रोक दिया। उसने अपने आप से ही कहा, अरे मूर्ख, तेरे और गौरी के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो वासना के कारण नहीं बल्कि प्रेम के कारण हुआ था। लेकिन अब तुम उसे सिर्फ अपनी वासना को मिटाने के लिए बुलाने जा रहा है,
जो ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो तुम्हें नहीं पता, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर सिद्धार्थ वहीं पर रुक गया और फिर से अपने कमरे में जाकर दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। उस तरफ सौम्य परी फूलमती के साथ उसके घर में ना चाहते हुए भी उसे सब्जियां काटने में मदद कर रही थी। फूलमती उसे वीरानगढ़ की कहानियां सुना रही थी, लेकिन सौम्य परी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो सिद्धार्थ को मिलने जाना था और उससे मिलकर कमुत्कारणी की असलियत उसे बतानी थी। वो बेचैन होकर यहां वहां पर देखे जा रही थी कि कहीं पर उसे ऐसा कुछ दिख जाए जिसका बहाना बनाकर वो वहां से निकल सके। और आखिरकार उसने फूलमती से कहा, अरे काकी, शायद मां जग गई होगी और मुझे कमरे में ना पाकर हो सकता है कि वो चिंतित हो जाए, मैं अभी उसे देखकर आती हूं। फूलमती ने हंसकर उसे जाने के लिए कहा। सौम्य परी वहां से तुरंत ही उठकर बाहर चली गई और मुड़कर पीछे देखने लगी कि कहीं फूलमती उसे देख तो नहीं रही है। और जब उसे तसल्ली हो गई कि फूलमती उसे नहीं देख रही थी, तब वो तुरंत ही सिद्धार्थ को मिलने के लिए नील भवन जाने निकल पड़ी। उस तरफ सिद्धार्थ अपने कमरे में पसीने में लथपथ हुआ था, अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसे लगा कि उसे अपनी इस परिस्थिति के बारे में बूढ़े बाबा को बताना चाहिए, इसीलिए अपने कमरे से बाहर निकला और बूढ़े बाबा को ढूंढते हुए उनके कमरे में गया। वहां पर सुजान बैठा हुआ था। सिद्धार्थ के पूछने पर सुजान ने बताया कि बूढ़े बाबा विश्वनाथ जी की किताब लेकर कहीं गए थे। सिद्धार्थ इस बात से थोड़ा चिढ़ जाता है कि जब उसे बूढ़े बाबा की सबसे अधिक जरूरत थी तब बूढ़े बाबा वहां पर नहीं थे। अब उसके पास और अन्य कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने गौरी से बात करने का फैसला किया। वो गौरी को ढूंढते हुए बाहर बरामदे में गया। वहां पर उसे धूप में बैठी हुई गौरी दिखी। गौरी को देखते ही मानो सिद्धार्थ की कामाग्नि में गौरी की सुंदरता ने घी डाल दिया हो। सिद्धार्थ की आंखों में अंधेरा छाने लगा। उसने अपने आप को संभालते हुए गौरी को कहा, गौरी, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इस वक्त कुछ भी बहस करे बिना एक बार मुझे मेरे कमरे में आकर मिलो। ये कहकर सिद्धार्थ अपने कमरे में चला गया। गौरी सिद्धार्थ से नाराज थी और उससे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन मिस्टर बजाज ने गौरी के कंधे पर धीरे से हाथ मारते हुए उसे सिद्धार्थ से जाकर मिलने को कहा। गौरी सिद्धार्थ को मिलने उसके कमरे में गई। गौरी को देखकर अपना आपा खो न बैठे, इस डर से सिद्धार्थ गौरी के सामने न देखकर दीवार की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। गौरी कमरे में आई और सिद्धार्थ से पूछा, बोलो क्या काम था तुम्हें? सिद्धार्थ ने कहा, देखो, मुझे पता नहीं कि मैं तुमसे ये बात कैसे कहूं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे नहीं पता क्यों और कैसे, लेकिन मैं जब से तुमसे मिलकर नहाने गया तब से लेकर अब तक मुझे बहुत ही ज्यादा संभोग करने का मन हो रहा है। सिद्धार्थ अपनी बात पूरी कर पाए उससे पहले गौरी अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहा, शी, कैसी बातें कर रहे हो सिद्धार्थ? क्या हो गया तुम्हें? क्यों इस तरह से बर्ताव कर रहे हो? सिद्धार्थ ने कहा, मेरी बात पूरी सुन लो, उसके बाद कहना जो भी कहना है। गौरी ने कहा, बोलो, सुन रही हूं। सिद्धार्थ ने कहा, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा मुझ पर नियंत्रण नहीं रहा। मैं संभोग को छोड़कर और किसी भी विषय में सोच ही नहीं पा रहा हूं। पता नहीं, जैसे किसी ने मेरे मस्तिष्क पर नियंत्रण कर रखा हो। सिद्धार्थ अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले गौरी ने फिर से उसकी बात को काटते हुए कहा, मुझसे बात करने का कोई और तरीका नहीं सूझा तो ये बहाना बनाया तुमने? तुम पर घिन आ रही है मुझे सिद्धार्थ। ये कहकर गौरी दरवाजा पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। उस तरफ कमुत्कारणी अपनी आंखें बंद करके ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने सिद्धार्थ के मन पर नियंत्रण तो किया ही था, लेकिन साथ ही साथ उसने गौरी के मन पर भी अलग तरीके से नियंत्रण कर रखा था। सिद्धार्थ का मन संभोग में लगा दिया और गौरी का क्रोध में। गौरी को खुद को लग रहा था कि उसने सिद्धार्थ के साथ ठीक से बर्ताव नहीं किया, लेकिन उसके मन में जो गुस्सा था वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गौरी अपना गुस्सा शांत करने के लिए रसोई घर में गई और रसोइये काका से चाकू लेकर सब्जियां काटने बैठ गई। गौरी अपना सारा गुस्सा और भड़ास सब्जियों पर निकाल रही थी। उस तरफ सौम्य परी सिद्धार्थ को मिलने के लिए
नील भवन पहुंच गई। उसने परी की अवस्था में पूरे गांव का मुआयना किया था, इसलिए उसे नील भवन का रास्ता और सिद्धार्थ के कमरे का रास्ता भी पता था। वहां पर किसी को न देख सौम्य परी सीधे सिद्धार्थ के कमरे की तरफ चली गई। सौम्य परी सिद्धार्थ के कमरे में गई और वहां जाकर सिद्धार्थ को पुकारा। सिद्धार्थ! इतनी मनोरम आवाज सुनकर सिद्धार्थ, जो अभी तक दीवार की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। सिद्धार्थ ने मुड़कर देखा। मुड़ते ही उसे सौम्य परी दिखाई दी। सिद्धार्थ उसकी खूबसूरती को देखकर हड़बड़ा गया और उसने पूछा, अरे अनीता, तुम यहां क्या कर रही हो? सौम्य परी वहां पर कमुत्कारिणी के बारे में बताने आई थी कि कल रात जो हुआ था वो सब उसकी मां का ढोंग करने वाली औरत का किया धरा था। लेकिन सिद्धार्थ को पसीने में तरबतर देखकर सौम्य परी जो कहने आई थी वो भूल गई और एकटक सिद्धार्थ को निहारती रही। सिद्धार्थ ने सिर्फ तौलिया बांधा हुआ था, उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था। सौम्य परी को देखकर सिद्धार्थ अपना टी शर्ट ढूंढने लगा। सिद्धार्थ की तनी हुई छाती और छाती पर लगा हुआ पसीना देखकर सौम्य परी शर्मा के लाल हो गई। उस वक्त कमुत्कारिणी ने अपने माया का प्रभाव सौम्य परी पर डाला, जिससे सौम्य परी भी सिद्धार्थ को देखकर कामातुर होने लगी और सिद्धार्थ को देखते देखते उसका दुपट्टा उसके कंधे से सरक कर नीचे गिर गया और सिद्धार्थ की नजर उस पर पड़ी। सिद्धार्थ भी उसे देखकर अपना टी शर्ट ढूंढना भूल गया और सौम्य परी को एक टक देखने लगा। सिद्धार्थ के भीतर जल रही कामाग्नि और भी भड़क उठी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सिद्धार्थ सौम्य परी की सुंदरता को देखकर खो गया था और सौम्य परी सिद्धार्थ के यौवन को देखकर अत्यंत मोहित हो गई थी। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अब तक सिद्धार्थ ने अपनी मर्यादा का किसी तरह उल्लंघन नहीं किया था। वो सब्र का बांध टूटने वाला था। उस तरफ कमुत्कारिणी ने जानबूझकर गौरी के ऊपर से अपनी माया का पर्दा हटा लिया था। गौरी अब पूरी तरह अपने होश में आ गई थी। सब्जियों पर अपनी भड़ास निकाल रही गौरी का गुस्सा शांत हो चुका था। उसने अपने आप से मन में कहा, मैंने सिद्धार्थ के साथ ठीक बर्ताव नहीं किया। वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मैं सिद्धार्थ से जितना भी नाराज हो जाऊं, लेकिन ये कैसे भूल सकती हूँ कि सिद्धार्थ ने आज तक कभी इस तरह की बातें नहीं की थी। और अगर वो ऐसी बातें कर रहा है तो वो जरूर किसी परेशानी से गुजर रहा होगा। मुझे वहां पर जाकर उसे मिलना चाहिए। ये कहकर सब्जियों की थाली बाजू में रखकर गौरी उठकर सिद्धार्थ से मिलने के लिए उसके कमरे की तरफ आगे बढ़ी। गौरी अपने ख्यालों में इतनी मगन थी कि सब्जी काटते वक्त उसके हाथ में जो चाकू था वो भी उसके हाथ में रह गया था। उस तरफ सौम्य परी सिद्धार्थ के करीब आई और उसने सिद्धार्थ की छाती पर अपना हाथ घुमाया। सिद्धार्थ के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। सिद्धार्थ ने अपनी उंगलियां सौम्य परी के गर्दन पर घुमाई और उसके कंधे पर से उसके बालों को हटाया। सिद्धार्थ को सौम्य परी के बदन की खुशबू और भी बहका रही थी। सिद्धार्थ सही और गलत के बीच के फर्क को भूल गया था। अब सिद्धार्थ और सौम्य परी पूरी तरह से कमुत्कारिणी के माया जाल के शिकार बन चुके थे। दोनों एक दूसरे से कुछ भी बोले बगैर एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। अब सिद्धार्थ ने सौम्य परी की गर्दन की तरफ देखा और देखता ही रह गया। जैसे कई दिनों से भूखा इंसान स्वादिष्ट खाने को जिस तरह से घूरता है, उसी तरह सिद्धार्थ भी सौम्य परी की गर्दन को निहार रहा था। अब सिद्धार्थ से रहा नहीं गया और उसने सौम्य परी की गर्दन को चूमना शुरू किया। सौम्य परी सिद्धार्थ के होठों के स्पर्श से इस तरह कांप उठी जिस तरह स्थिर पानी ओस की बूंद गिरने से तरंगित हो उठती है। सौम्य परी भी अपने आप को पूरी तरह से सिद्धार्थ को सौंप दिया। सिद्धार्थ सौम्य परी के गर्दन को चूमने लगा। सिद्धार्थ अपने होठों को सौम्य परी के गर्दन को चूमते चूमते उसके गालों को चूमने लगा और उसके गालों को चूमते चूमते सिद्धार्थ अपने होंठ सौम्य परी के होठों के पास लेकर आया। सिद्धार्थ कुछ पल के लिए रुक गया। दोनों के होंठ एक दूसरे के एकदम करीब थे। दोनों की आंखें बंद थी। सौम्य परी को अपने होठों पर सिद्धार्थ की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखें धीरे से खोली और सिद्धार्थ की तरफ देखा। सौम्य परी ने सिद्धार्थ को कस के पकड़ लिया। सिद्धार्थ भी सौम्य परी को बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे के होठों को चूमने ही वाले थे कि अचानक
पीछे से गौरी सिद्धार्थ के कमरे तक पहुंच गई और उसने दरवाजा खोला। सिद्धार्थ और सौम्य परी को इस अवस्था में देखकर गौरी की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या गौरी सिद्धार्थ को कभी माफ कर पाएगी? क्या सिद्धार्थ की कामाग्नि शांत हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।